प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आपके अपने बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे, जहां मिलता है आप सभी को क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट की गारंटी। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आप सभी के 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है इस बार की परीक्षा में। तो कॉपी पेन निकाल लेना और साथ साथ मेरे लगाना एक डेरिवेशन, जो कि आपको 5 नंबर दिलाएगा आपकी परीक्षा में। प्यारे बच्चे, वो डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपने इसके पहले लाइव क्लास में देख लिया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। माने अगर आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कुछ ऐसा, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है प्यारे बच्चे, मान लो यहाँ पे एक इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश यहाँ है, प्लस क्यू आवेश यहाँ है। बीच में इसका क्या होता है बताइए? द्विध्रुव का केंद्र होता है। बीच में क्या होता है प्यारे बच्चे? द्विध्रुव का केंद्र होता है। तो द्विध्रुव का कोई केंद्र है बीच में, एल दूरी इतनी है और बची हुई दूरी क्या होती है? एल होती है ना? ये तो आपको पता है। द्विध्रुव का अक्ष कहाँ होता है? ये जो लाइन जो इसमें से होके गुजर रही होती है वो द्विध्रुव का अक्ष होती है। तो आपको ये भी पता है कि भाई लाइन जो इसमें से होके गुजर रही होती है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, वो क्या कहलाती है? द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है प्यारे बच्चे। अब द्विध्रुव की अक्ष पे कोई बिंदु, मान लो बिंदु P है, द्विध्रुव की अक्ष पे कोई बिंदु P है, तो भाई दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर अगर आप तीव्रता निकालोगे तो तीव्रता कितनी आ जाएगी? दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता आती है उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होती है और उसका मान होता है 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब। और आर क्या है आपको पता है ना? आर क्या है भाई? सेंटर से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी। सेंटर से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी ये हम लोग निकाल चुके हैं लेक्चर में। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, है ना? एक बार जाके देखिएगा लाइव वाले में, ये हम निकाल चुके हैं। तो आज हम क्या निकालने वाले हैं सर? फिर आज हम निकालने वाले हैं प्यारे साथी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साथ ही साथ किसी भी बिंदु पर अगर हम ले लें, आज ये वाला डेरिवेशन एक करने वाले हैं, एक साथ ही साथ एक और डेरिवेशन करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट रैंडम, ना वो अक्षीय में है ना निरक्षीय में है, किसी भी बिंदु पर, कहीं पे भी कोई बिंदु हो, वहां पे अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, कैसे निकालेंगे सारा कुछ डिटेल से सीखेंगे। मेरे साथ कॉपी पेन निकाल के रखना, बहुत ही आराम से पूरी चीज को एकदम डिटेल से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं प्यारे बच्चे। ठीक है? ठीक है, तैयार हो गए? चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो निरक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष का मतलब तो समझ गए भाई, ये वाली लाइन जो होगी यहां से जो जाएगी ये अक्ष कहलाएगी, ये वाली काल्पनिक रेखा जो ऐसे गुजर रही है वो अक्ष कहलाएगी। चलो खींच लेते हैं एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। खींच लिया, चलो ऐसे करके हमने एक काल्पनिक रेखा खींच ली। अब ये काल्पनिक रेखा तो अक्ष हो गई। निरक्ष क्या कहलाएगा फिर? निरक्ष होगा प्यारे बच्चे यहाँ पे लंबवत कोई बिंदु हो जो यहां से ऐसे जा रहा हो। मैं खींच के दिखाता हूं आप सभी को। एक लंबवत बिंदु जो कुछ इस प्रकार से जा रहा हो, इसके सेंटर से ऐसे मिल रहा हो, यहाँ पे कोई बिंदु ठीक है जी? क्या आप सभी को स्पष्ट दिख रहा है? क्या आप सभी को स्पष्ट दिख रहा है? यहाँ पे कोई बिंदु P है, वहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्लियर है? हाँ सर, समझ गए। तो दोनों आवेशों के कारण बारी बारी से उस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे और फिर उस तीव्रता का क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। कुल मिला के इतना ही है। पहले आवेश के कारण वहां पर तीव्रता, दूसरे आवेश के कारण वहां पर तीव्रता, फिर दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और कुल तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक है? ये हमारे पास क्या है? द्विध्रुव है। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी एल, इनके बीच की दूरी एल, ये हमारे पास द्विध्रुव है। द्विध्रुव के सेंटर ओ से आर दूरी पर ये दूरी कितनी है? मान लेते हैं ये दूरी आर है, मान लिया ये दूरी आर है। तो सेंटर से, केंद्र से निरक्ष पर ये बिंदु कहां पे कहलाएगा? निरक्ष पे कहलाएगा। तो निरक्ष पे कोई बिंदु पे है, वहां पे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत द्विध्रुव में होते हैं दो आवेश, माइनस आवेश और प्लस आवेश। तो पहले प्लस आवेश के कारण तीव्रता, फिर माइनस आवेश के कारण तीव्रता, फिर दोनों तीव्रताओं का सदिश योग। चलो करके देखते हैं। ठीक है? तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? अगर इसका उत्तर लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? माना कोई विद्युत द्विध्रुव, माना कोई विद्युत द्विध्रुव, माना कोई विद्युत द्विध्रुव किससे किससे मिलके बना है जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। माना कोई विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, से मिलकर बना है।
मिलकर बना है। खड़ी पाई द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से केंद्र नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। द्विध्रुव के केंद्र से निरक्ष पर स्थित बिंदु, निरक्ष पर स्थित बिंदु निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। खड़ी पाई इतना कर लिया, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चे? इतना समझ में आ गया। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे भी ऐसे डिब्बा मानते हैं, चलो ठीक है, ब्रैकेट लगा देता है। आगे क्या कहता है? आवेश से मिलकर बना है, द्विध्रुव के केंद्र से निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लिख सकते हो केंद्र O, आप केंद्र O भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो केंद्र है, द्विध्रुव का ये केंद्र है, केंद्र से r दूरी पर बिंदु P, ये निरक्ष पर बिंदु है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब पहले किसके कारण निकालें? पहले प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल लें। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल लें, तो हमें लिखना पड़ेगा कि भाई प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। देखो पहले ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं काम चलेगा। लिखना पड़ेगा कि भाई प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर क्या निकालनी है? तीव्रता निकालनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। अब अगर प्लस क्यू आवेश के कारण आप बिंदु P पर तीव्रता निकाल रहे हो तो पहले लाइन मिलानी पड़ेगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ही नहीं पता, तो पहले दूरी तो निकालनी पड़ेगी। क्योंकि तीव्रता निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आवेश स्वयं बटे में इस आवेश से बिंदु P की दूरी जो भी आए उस दूरी का क्या करेंगे, मान लो ये दूरी x है, ये दूरी का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। यही करना होता है किसी भी आवेश से किसी दूरी पर तीव्रता निकालने के लिए, यही फॉर्मूला है और इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। तो भाई कैसे निकालेंगे फिर इस आवेश के कारण तीव्रता? तो हमें आवेश तो पता है, फॉर्मूले में क्या है? आवेश है और दूरी है। ये आवेश दूरी पता चल जाए तो काम बन जाए। तो दूरी कैसे निकालेंगे सर? दूरी निकालने का तरीका है, पहले लाइन को मिलाओ। पहले क्या करो? लाइन को मिलाओ। इस लाइन को पहले यहाँ से आवेश से मिला दो। जैसे ही मिलाओगे तो आपको पता चलेगा भाई ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देख लो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा? हाँ सर बन तो रहा है, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई कोण बना दीजिए, लेट से थीटा कोण बन रहा है यहाँ पे। अब बताओ जरा भाई प्लस क्यू आवेश से ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कण बन गया। तो कण तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाता है? कण बराबर क्या होता है? अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद है आप सभी को? भूल गए हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है कण। ये लंबाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे बताओ? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये लंबाई आ गई। तो भाई प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालना तो आसान है, क्या हो जाएगा भैया? ये बिंदु कहाँ पे स्थित है? देख लो, ये बिंदु बी पर स्थित है। तो प्लस क्यू आवेश अगर बिंदु बी पर स्थित है तो हम इसे बोलेंगे ई ऑफ बी, ऐसे छोटा सा बी लगा देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कहाँ पे आ जाएगा बताओ? जैसे प्लस क्यू के कारण तीव्रता, तो प्लस क्यू अपॉन में नीचे दूरी का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। दूरी आई कितनी है जल्दी बताओ? दूरी आई है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूरी का हम क्या कर दे रहे हैं? देखो स्क्वायर कर दे रहे हैं। बात समझ में आया? दूरी जो भी है हम उसका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब चलो थोड़ा सा एक और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ई बी बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। जब रूट का आप स्क्वायर करते हो तो देखो रूट कट जाता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। रूट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? सिर्फ नीचे बचेगा प्यारे बच्चे आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आप समीकरण बना के डिब्बे में अंदर बंद कर दो, चाहो तो आप इसको डिब्बे के अंदर बंद कर दो, बाद में हम इसको जोड़े घटाएंगे तो अपना देखेंगे क्या हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना दो। चलो सर आगे देखते हैं। तो हमने एक तो तीव्रता निकाल ली इसके कारण, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी? तीव्रता की दिशा भी तो कुछ होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा हो जाएगी बाहर की तरफ, याद रखना, हमेशा याद रखना। प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता जब निकालोगे तो तीव्रता की दिशा हो जाएगी बाहर की तरफ। तो तीव्रता की अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन इसकी आएगी बाहर की तरफ प्यारे बच्चे।
ऐसे बाहर की तरफ, समझो बात को, ठीक है। हम इसे क्या बोले थे, ईबी बोले थे ना, तो ईबी हो जाएगा हमारा देखो बाहर की तरफ, तो हम इसे ईबी बोल देंगे। देखो ईबी भाई साहब किधर है, बाहर की तरफ है, ठीक है सर। अब जरा माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालो, तो क्या लिखोगे यहाँ पर बताओ, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालनी है मुझे, तीव्रता निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ जल्दी से, फॉर्मूला क्या लगाओगे, अरे कोई फॉर्मूला नहीं, वही फॉर्मूला जो लगा रहे थे, यही फॉर्मूला लगेगा, और क्या लगेगा यार। देखो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर निकालनी है ना, पहले मिला दो इसे, क्या करोगे पहले मिला दो इसे, मिलाओगे कैसे, देखो मिला दो पहले, मिला दो यार, देखो मिला दिया हमने, इसको हमने मिला दिया ऐसे करके, सर मिला तो दिए, ठीक है। ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल को हम बोल देंगे चलो थीटा, एंगल को हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चे, थीटा बोल देंगे, भाई तुम थीटा बन रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी तो 90 बन रहा है, क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा आपको, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए ओ पी या ए ओ पी, ऐसे समकोण त्रिभुज बन तो रहा है। अब से समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसका बताओ ये वाली दूरी इस आवेश से बिंदु पी की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू चार्ज से बिंदु पी की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी हो जाएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा कितना, रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब आर है आधार एल है, तो लंब का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये पूरी दूरी भी तो आ गई हमारी, ये पूरी दूरी भी तो आ गई, हाँ सर पूरी दूरी आ गई। माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी प्राप्त हो गई, तो इसके कारण तीव्रता निकालना तो आसान हो जाएगा। कैसे कैसे निकालोगे सर, तीव्रता निकाल लेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो हमने ई भी बोल दिया था क्योंकि बी पर स्थित था, ये ए पर स्थित है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे बताओ, इसके कारण जो तीव्रता आएगी बिंदु पी पर हम उसे क्या बोल देंगे, ई ए बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ई ए बोल देंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा बताओ, किस आवेश के कारण निकाल रहे हो, माइनस क्यू आवेश के कारण, लेकिन तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए माइनस प्लस नहीं लगेगा, परिमाण लिखा जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्यों, और बटे में नीचे क्या लिखोगे, जो भी दूरी है उसका स्क्वायर, लेकिन दूरी है कितनी, दूरी आई है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रख देंगे यहाँ पे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन दूरी का क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दोगे ऐसे दूरी का, ठीक है। चलो भैया थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पे रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको क्या बना देना, समीकरण नंबर, क्या बना दोगे समीकरण नंबर 2 बना दोगे, क्या बना दोगे जी 2 बना दोगे, समीकरण नंबर 2 बना दोगे। तो समीकरण 1 निकाल लिया, ई बी निकाल लिया, ये निकाल लिया, दोनों निकल गया, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ई बी निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो दोनों के कारण परिणामी तीव्रता निकालनी है बिंदु बी पर, भैया दोनों के कारण क्या निकालनी है, ई बी और ये दोनों के कारण परिणामी तीव्रता निकालनी है। लेकिन ध्यान देना ई ए जो है भाई साहब, इसके कारण ये माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता की दिशा किधर होगी, अंदर की बाहर, माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर तीव्रता अंदर होगी या बाहर होगी, इतना बस बता दो। कहोगे सर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बाहर है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता तो अंदर होगी, सीधी और सरल सी बात है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बाहर, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता अंदर की तरफ, तो यहाँ पे क्या बना देंगे, तीव्रता अंदर की तरफ बना देंगे। चलो भैया तीव्रता अंदर की तरफ, डन है भाई साहब, कितनी आसान चीज है, दोनों तो हमने सॉल्व कर लिया ना, दोनों तो हमने देख लिया ना। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता अंदर की तरफ, तो ये हो गया ई ए, ये क्या हो गया ई ए हो गया, तो ई ए वेक्टर निकल आया, ई बी वेक्टर निकल आया। अब इस बिंदु P को मैं थोड़ा सा अलग से बनाने वाला हूं आपके लिए, ध्यान से देखना, इस बिंदु P को हम ना थोड़ा सा अलग से बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है ना। चलो देखते हैं थोड़ा सा अलग से कैसे बनाएंगे सर, तो हम यहाँ पे बिंदु P को थोड़ा सा अलग से बनाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु P को मैं पूरे पेज में यहाँ पे मैं बिंदु P ही बनाने वाला हूँ, बिंदु P को देखने पर, बिंदु P को अगर आप देखोगे तो फिर क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे एक बिंदु P है, ये बिंदु P है प्यारे बच्चे, ठीक है, ये बिंदु P है, कौन सा बिंदु P, ये वाला यार, ये वाला बिंदु, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कारण देखो तीव्रता बाहर ई बी, तीव्रता अंदर ई ए, इसको बना ले, बना लीजिए सर। देखिए तो यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बी बाहर की तरफ है, हम कहते हैं भाई तीव्रता ई बी तो तुम बाहर हो, और ई ए किधर है, ई ए सर अंदर की तरफ है। दो तीव्रताएं हैं, एक ई बी है बाहर की तरफ, और एक ई ए भाई साहब है अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब कुल मिला के। यहाँ पे ना बिंदु P पर मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचूंगा, क्या करूंगा, बिंदु P पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने वाला हूँ। देखना आपको पता है ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष कैसे खींचा जाता है, देखो बाबू बहुत आसान है एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचना। मैं यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूँ, ऐसे एक लाइन खींचूंगा, एक लाइन ऐसे खींचूंगा, दो लाइन ऐसे मैंने खींच ली, एक एक्स अक्ष खींच ली, एक वाई अक्ष खींच ली,
ठीक है, एक एक्स अक्ष खींच ली, एक वाई अक्ष खींच ली। तो भैया इस वाली अक्ष को हम क्या बोल देंगे, इस वाली अक्ष को क्या बोल देंगे, देखते जाना। ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। एक्स डैश कर देंगे क्योंकि ये एक्स इधर होता है ना, इधर वाई डैश कर देते हैं। चलो समझ में आ गया सारे बच्चों को, समझ में आ गया। ये बिंदु पी है, ये बिंदु पी है, ठीक है सर समझ गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज ध्यान से देखना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। इधर जो है ना, इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर अगर आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते, जैसा कि अगर मैं बिंदु पी को हटा दूं, यहाँ पे खींच के देखो, बिंदु पी पर अगर मैं हटा दूं तो मैं यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ जैसे वहां पे मैंने अलग बना दिया, तो बिल्कुल वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखना आप ध्यान से समझना। मैं इसको यहाँ पे खींचने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक्स मान लो वाई अक्ष खींच दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे 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 तोड़ दिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे तोड़ दिया। कुल मिला के यही काम मैंने वहाँ किया है, ताकि यहाँ छोटा डायग्राम था ना, वो आपको स्पष्ट और अच्छे से समझा सकूँ मैं, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। यहाँ में मैं सारा कुछ तोड़ तोड़ देता तो फिर बड़ा पूरा हो जाता है यहाँ पे, और फिर अच्छा समझ में भी ना आता, है ना, इसलिए मैंने इस पॉइंट को पूरा अलग ही कर दिया। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ई भी इधर की तरफ है, ई इधर की तरफ है, बिंदु पी था, यही बिंदु पी को मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच दिया ऐसे करके, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखिए ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल यहाँ है, अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा प्यारे बच्चे, इधर भी थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण कहलाते हैं, अंग्रेजी में करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, तो यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे देखो अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे देखो जेड बन रहा है, क्या आपको जेड दिख रहा है? ऐसे ऐसे दिख रहा है जेड, ये देखो जेड दिख रहा है, जेड दिख रहा है सबको? हाँ सर जेड दिख रहा है। जेड मतलब क्या? यहाँ पे जो भी कोण बनेगा थीटा, तो यहाँ भी वही कोण थीटा बनेगा। इस एंगल को कहते हैं एकांतर अंतः कोण। क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। जो यहाँ पे कोण बनेगा वही यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ थीटा तो वहां भी थीटा। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई हमने देख लिए, दो एंगल देख लिए कुल मिला के। कहाँ पे? हम यहाँ पे दो एंगल भी बनाएंगे, इसका मतलब हाँ सर यहाँ दो एंगल बनाएंगे, एक यहाँ थीटा बन रहा है और एक यहाँ थीटा बन रहा है, दो एंगल हमने थीटा थीटा बना दी। ठीक है सर, क्लियर। इतनी बातें समझ में आ गई? एक एकांतर अंतः कोण जेड बनने की वजह से थीटा बना, एक संगत कोण की वजह से थीटा बना। ठीक है, चलो सर। अब यहाँ पे ईबी का एक घटक इधर टूटेगा, एक घटक इधर टूटेगा, मतलब मैं यहाँ पे सदिश का वियोजन करने वाला हूँ। आपने शायद क्लास 11th में नहीं भी पढ़ा हो तो बिल्कुल मत घबराना, क्लास 11th में छोटा सा टॉपिक है, कैसे सदिशों का वियोजन करते हैं, सदिश को कैसे तोड़ते हैं। नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा, मैं हूं ना समझा दूंगा। देखो ईबी जो होता है ना, ये एक सदिश है। ये क्या है? एक सदिश है, इसको तोड़ना है। तो तोड़ने में इसके दो टुकड़े होते हैं, एक एक्स अक्ष में टूटता है, एक वाई अक्ष में टूटता है। अब जिसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है ना प्यारे बच्चे, जैसे ईबी है, इसके साथ थीटा बना रहा है, एक्स अक्ष के साथ थीटा बना रहा है, तो ईबी का जो इधर घटक टूटेगा, एक्स अक्ष के साथ जो घटक टूटेगा, इस दिशा में जो घटक टूटेगा, हम उसे पता है क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे प्यारे बच्चे ईबी कॉस थीटा। जिसके साथ थीटा बना रहा है, जैसे अगर ये इधर थीटा बना रहा होता ईबी तो हम इधर लिखते ईबी कॉस थीटा, लेकिन ईबी इसके साथ थीटा बना रहा है, एक्स अक्ष के साथ बना रहा है, इधर नीचे बना रहा है, तो हम इधर लिखेंगे ईबी कॉस थीटा। अच्छा, ये भी तो इसके साथ थीटा बना रहा है, ये भी इसके साथ थीटा नहीं बना रहा, इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये भी इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये का भी इधर लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। बात समझ में आई? ठीक है सर, कॉस थीटा आ गया। आगे बताइए। अब जो बचा, जैसे y वाला बच गया ना, तो ईबी का जो इधर वाला घटक होगा हम उसे लिख लेंगे ईबी साइन थीटा, और ई का जो इस वाला घटक है, ये वाला y अक्ष में दिशा में घटक है, इसको हम लिख लेंगे ई ए साइन थीटा। जो बचेगा हम उसको साइन बोल देंगे, और जो जिसके साथ थीटा बना रहा था हम उसको कॉस बोल देंगे। फिर से सुनो, जो बचेगा घटक, जैसे ये वाला घटक बचा, वाई वाला घटक बचा, इसका इधर घटक बचा वाई दिशा में, इसका इधर घटक वाई दिशा में, हम इसको बोल दिए ए बी साइन थीटा, इसका बोल दिए ई ए साइन थीटा। इसका इस दिशा में जिसके साथ थीटा बना रहा था हमने उसको ई बी कॉस थीटा, इसका इस दिशा में जिसके साथ थीटा बना रहा था हमने बोल दिया ई बी ई ए कॉस थीटा। इतना ही सिंपल है, यही समझना है बस। ठीक है, चलिए सर इतना समझ गए। आगे बताइएगा, ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चे। अगर आपके पास कोई एक ये बॉडी हो, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर कोई इंसान 3 न्यूटन का बल ऊपर लगा रहा हो, 3 न्यूटन का बल नीचे लगा रहा हो, बताओ जरा क्या इस बॉडी पर नेट बल कितना होगा? परिणामी बल इस पर कितना होगा? कुल बल इस पर कितना कार्य कर रहा है? आप कहोगे सर इस पर जो बल कार्य करेगा वो 0 कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि 3 ऊपर कार्य कर रहा है, 3 नीचे, नेट कितना हो गया? 0 हो गया। इसी की वजह से यहां पर भी देखिए, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें कि ई बी साइन थीटा ऊपर की तरफ, ई ए साइन थीटा नीचे की तरफ, ई बी साइन थीटा ऊपर, ई ए साइन थीटा नीचे, तो इस पॉइंट पर इन दोनों के कारण जो तीव्रता होगी वो बिल्कुल 0 होगी।
इन दोनों के कारण जो तीव्रता होगी वो बिल्कुल क्या होगी, जीरो। मतलब ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा ये कोई तीव्रता यहाँ पे नहीं लगा रहे, इनके कारण परिणामी तीव्रता शून्य है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखिए देखिए क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर, देखिए कैसे लिखेंगे, बिंदु पी पर ई बी साइन थीटा व ई ए साइन थीटा के कारण परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता शून्य होगी, शून्य होगी। खड़ी पाई, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा के कारण जो भी परिणामी तीव्रता है बिंदु पी पर वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, दो तीव्रताएं अभी शेष हैं, कौन कौन सी तीव्रता शेष है, अगर आप ध्यान से देखो तो ई ए कॉस थीटा इधर है, ई बी कॉस थीटा इधर है, ये दो अभी बचे हुए हैं। ठीक है सर, इनका क्या करेंगे। अच्छा, कोई बॉडी ऐसे देखिए, मान लीजिए कि कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर कोई इंसान इधर की तरफ जो है 3 न्यूटन बल लगा रहा है, दूसरा इंसान आया इधर की तरफ 4 न्यूटन का बल लगाने लगा। अब मैं आपसे पूछूं बॉक्स पर टोटल कितना बल लग रहा है, तो आप कहोगे 3 न्यूटन एक इंसान लगा रहा था, 4 न्यूटन एक इंसान लगा रहा है, टोटल दोनों एक ही दिशा में लगा रहे हैं, तो इसके कारण जो नेट बल लग रहा है एक ही दिशा में, इसी दिशा में वो कितना लगने लगा है, उसी दिशा में 4 3 7 न्यूटन का लग रहा है। तो एक ही दिशा में 4 और 3 लगा रहे हैं तो इसके कारण 7 न्यूटन हो गया। बात समझ में आई, बिल्कुल। तो अभी तो आपको यही करना है, दोनों को क्या कर देना है, चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, इसलिए दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, अतः बिंदु P पर जब आप कुल तीव्रता निकालोगे, बिंदु P पर कुल तीव्रता निकालोगे जो कि सिर्फ दो लोगों के कारण है, इसके दो के कारण भाई हैं ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, इन्हीं दोनों के कारण तीव्रता है। ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस में ई बी कॉस थीटा, इन्हीं दोनों के कारण तीव्रता है, बाकी किसी के कारण तीव्रता है नहीं। बाकी तो भाई कट गए, ई बी साइन थीटा ये साइन थीटा कट गए, ई बी कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा यही दोनों बचे। अच्छा सर, आपने कहोगे सर ये दोनों कहाँ चले गए, ई बी कहाँ चला गया, ई ए कहाँ चला गया। प्यारे बच्चे, इन्होंने अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, क्योंकि इसने दो हिस्सों में अपने आप को तोड़ दिया, एक हिस्सा ई ए कॉस थीटा, एक हिस्सा ई ए साइन थीटा, इसने भी एक हिस्सा ई बी कॉस थीटा, एक हिस्सा ई बी साइन थीटा, तो ये और ये ऑलरेडी खत्म है। बच्चे ये दोनों एक दूसरे को विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। बच्चे ये दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके कारण जो तीव्रता आएगी बिंदु P पर वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बिंदु P पर कुल तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया नहीं आया, बहुत आसान सा है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए सर, इसको काटना नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे काट के दिखाना नहीं है। ठीक है, चलो सर, समझ गए, आगे बताइए। आ गया, ओहो, ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इनको जोड़ना है, जोड़ने से समय आपको ध्यान देगा कि भाई सर इसमें तो cos थीटा कॉमन है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस में ई बी, और क्या हो जाएगा, cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 बना देना। चलो, अब समीकरण 3 में 2 और 1 का मान उठा के रख दो, ई ए आप अलग निकाल चुके हो, ई बी आप अलग निकाल चुके हो, दोनों को उठा के इसमें रख दो। ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 2 और 1 का मान रखने पर ऐसे कर देते हैं, क्या कहोगे, समीकरण 3 में 2 व 1 का मान रखने पर, ठीक है, दोनों का मान रख दिया तो क्या हो जाएगा बताइए, दोनों का मान रख दिया तो क्या हो जाएगा बताइएगा जल्दी से, ध्यान से सोच के। ई बराबर क्या आ गया, ई ए प्लस, ध्यान सुनिए मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ई ए प्लस ई बी, और ब्रैकेट में आपने क्या लिख लिया था, cos थीटा कॉमन ले लिया था। ठीक है, ई ए की वैल्यू जरा बताइए सभी साथी, याद है आपको ई ए की वैल्यू, हम लोगों ने निकाला था 1/4 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो था, ये रख दिया। ई बी इतना ही है, ई बी इतना ही है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ई और ई बी दोनों एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, दोनों बराबर है, जितना ई ए है उतना ही ई बी है, दोनों हम लोगों ने सेम ही निकाला था। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, तो हम लोग क्या कर देंगे, जितना ये है उतना ये भी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ब्रैकेट मार दिया, प्लस में ई बी भी इतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में लगा के ऊपर क्यू रख दिया, और ब्रैकेट बंद करके लिख दिया बाहर कितना, cos थीटा कर दिया। अब जितना ये है प्यारे बच्चे उतना ही ये भी है, जितना ये है उतना ही ये है, अगर x ये है ये y है, मतलब दोनों ही x है, अगर इसको मान लेते हैं x, ये भी x है और दोनों जुड़ रहा है, तो ये तो x और x मिलके 2x हो जाएगा।
आप ऐसे समझो ना, इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो, दोनों सेम है तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, मतलब 2 लिखो और इसमें से कोई भी एक चीज उठा के रख दो, जुड़ गया। बात समझे, इस पूरे को x मान लिया तो कितना हो जाएगा 2x नहीं हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो ये तो पूरा x था ना, x की जगह पे रख दो, जुड़ गया। तो जोड़ना आसान है, बहुत आसान है जोड़ना, ठीक है। तो क्या करोगे जोड़ने के लिए, ई बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साथ में क्या इंटू में क्या कॉस थीटा, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। अच्छा सर कॉस थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन कॉस थीटा वैल्यू निकाल लो यार, कॉस थीटा वैल्यू निकालना कितना ही कठिन है। अगर आप इस चित्र को देखोगे अच्छे से तो आपको कॉस थीटा वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। कॉस थीटा जो होता है ना मान, वास्तव में क्या होता है, कोण, ये तो त्रिभुज देखिए, अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। बात समझ में आ रहा है, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, आधार एल कर्ण ये, तो क्या हो जाएगा आधार एल और कर्ण नीचे कितना अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये हो गया प्यारे बच्चे, ये हो गया प्यारे बच्चे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो हम यहाँ पे उठा के कॉस थीटा की जगह पे पुट करने वाले हैं वैल्यू, कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा देखना, ई बराबर 2 को अंदर कर दो तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो गया, ठीक है 2 क्यू, ऊपर हो गया 2 क्यू और नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू में कॉस थीटा की जगह पे क्या रख दोगे, एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इंटू 2l, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यू इंटू में 2 को इधर गुणा कर दें तो 2l ऐसे करके लिख दें, नीचे क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर तो हम मान लो 1 है, इसकी पावर कितनी है, अगर रूट में है ना कोई चीज, देखो रूट में अगर कोई चीज लिखी होती है तो हम उसकी पावर पता है क्या मानते हैं, रूट में कोई चीज है तो उसकी पावर 1/2 मानते हैं, क्या मानते हैं, रूट में कोई चीज लिखी है तो पावर 1/2, याद रखना, ठीक है। चलो अच्छा आगे बताओ, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l, आपको तो पता है ये p होता है वैद्युत आघूर्ण, नीचे क्या हो जाएगा, देखो दोनों सेम है लेकिन दोनों की पावर अलग अलग है, जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही बेस पर दोनों जुड़ जाते हैं, एक ही बेस लिखेंगे दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। यानी कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसी बेस पर दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1 प्लस में इसका 1/2 ऐसे करके, देखा आपने। अब ये 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ई बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना p अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी लग जाएगी 2 प्लस 1 1 प्लस 1/2, यानी 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, कितनी हो गई 3/2, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे देखो लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इसका देख लो, कहानी खत्म, ठीक है। अब यदि चूंकि आर जो है ना बहुत बड़ा है एल से, तब आर स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, ध्यान सुनिएगा, आपको ये बात पता है, आपको ये बात देखिए अगर ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, आर काफ़ी बड़ा है, एल छोटा है उसके मुकाबले, ठीक है, आर बड़ा है, एल छोटा है, तो अगर हम बड़ी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो छोटी चीज़ और छोटी हो जाती है, बड़े और छोटे में डिफरेंस और बड़ा होता चला जाता है। बात समझ में आ रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो मान लो एक तरफ हमारे पास 3 है और एक तरफ 2 है, अगर आप देखोगे अंतर आप साफ साफ देख सकते हो, अंतर सिर्फ एक का है, एक का अंतर है बस, लेकिन जैसे स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, अंतर कितने का आ गया, अब देखोगे अंतर 5 का आ गया, ये तो 5 बड़ा हो गया ना उससे यार। अब अगर और स्क्वायर करो तो 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 4 चौके 16, अंतर देख रहे हो कितना ज़्यादा हो गया। तो स्क्वायर करने पर अगर कोई राशि छोटी है कोई राशि बड़ी है, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो राशि और छोटी हो जाती है, उस राशि के मुकाबले वो राशि और ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखो आर चूंकि बड़ा है एल से, अगर इसका स्क्वायर करोगे एल स्क्वायर करोगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये बेचारा और छोटा हो जाएगा, तब इसलिए क्या करते हैं, एल स्क्वायर को नगण्य मानते हैं, क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, ध्यान सुनिएगा, एल स्क्वायर को हमने मान ही लिया नगण्य, कि एल स्क्वायर है ही नहीं कुछ, नगण्य है। अब अगर एल स्क्वायर नगण्य हो गया प्यारे बच्चे, एल स्क्वायर को हमने 0 मान लिया, 0 पूरा रख दिया, एल स्क्वायर की जगह 0 रख के देखो कितना हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा p
और नीचे बचा अगर आप ध्यान से देखो तो एल स्क्वायर की जगह रख दिया 0, तो आर स्क्वायर प्लस 0 और पावर 3/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में 0 और पावर 3/2 कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 0 तो आर स्क्वायर हो गया, ई बराबर कितना हो गया, ई बराबर हो गया 1/4πε0 और पी और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस 0 आर स्क्वायर हो गया और पावर इसकी कितनी हो गई 3/2। 3/2 पावर हो गई तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4πε0, दो दो ऊपर नीचे कट जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो दो ऊपर नीचे ऐसे कट जाएगा, पावर बचेगी 3, तो कितना हो जाएगा फिर इसकी पावर हो जाएगी p/, में नीचे r³, इतना हो जाएगा प्यारे बच्चे। लेकिन सदिश रूप में ये नहीं होगा, सदिश रूप में ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर सदिश रूप में, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा। बाबू p और e की डायरेक्शन यहाँ दोनों अलग अलग आई है। कैसे सर दोनों अलग अलग आई है, देखना ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि देखो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता आई है ना, परिणामी तीव्रता, तो दोनों को आपने जोड़ दिया था इस डायरेक्शन में, ई बी कॉस थीटा ए कॉस थीटा जोड़ दिया था ना, तो बिंदु पी पर जो परिणामी तीव्रता आई है ई, उसकी दिशा इधर की तरफ है, क्योंकि दो तीव्रता निकली थी ई ए और ई बी, ई बी और ई बी को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ई बी कॉस थीटा ई ए साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा ई ए साइन थीटा ना, जब दो हिस्सों में तोड़ दिए तो ये दोनों तो कट गए, यही दोनों बचे, इन्हीं दोनों के कारण परिणामी तीव्रता होनी चाहिए थी ई, और इन्हीं दोनों को जब हमने जोड़ दिया जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ आई है, यानी कि परिणामी तीव्रता की जो दिशा आएगी वो किधर आएगी, इस ओर आएगी। समझिएगा मेरी बात को, परिणामी तीव्रता ई की डायरेक्शन किधर आएगी, इस ओर आएगी। ठीक है सर, परिणामी तीव्रता की दिशा इस ओर है तो क्या दिक्कत है, तो परिणामी तीव्रता की दिशा अगर इस ओर है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो ना, परिणामी तीव्रता आप कह रहे हो किस ओर है ना, आप कह रहे हो कि ई की डायरेक्शन जो इन दोनों के कारण, इसके कारण जो यहाँ पे परिणामी तीव्रता आई है वो इधर की तरफ है, लेकिन माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की तरफ पी की डायरेक्शन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की दिशा किधर है, वो तो इधर है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, इधर की तरफ, और इन दोनों के कारण जो परिणामी तीव्रता आई है उसकी दिशा इधर की तरफ, क्योंकि ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों इधर थे, दोनों को इधर ही जोड़े थे तो परिणाम इधर ही मिलेगा। तो तीव्रता इधर की तरफ है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, तीव्रता इधर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर, तीव्रता इधर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर, तीव्रता इधर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर, दोनों अपोजिट है ना यार, एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों, हाँ सर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है प्यारे बच्चे, तो जब तीव्रता लिखोगे ना सदिश रूप में, जब आप इसे सदिश रूप में लिखते हो तो सदिश रूप में पता है कैसे लिखते हो, सदिश रूप में लिखते हो ई वेक्टर बराबर 1/4πε0, यहाँ पे लिखोगे माइनस टी वेक्टर और नीचे क्या लिखोगे r³, इस तरीके से। माइनस साइन कहाँ से आया पता चला भाई, दोनों एक दूसरे की दिशा अपोजिट है इसलिए माइनस आया, समझ में आया, दोनों की दिशा ई और पी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पी की डायरेक्शन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों एक दूसरे की उल्टी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो माइनस क्यू से प्लस क्यू होता ही है, आप जानते हो है ना। चलो इतनी बातें तो समझ में आ गई आप सभी को, इतनी बातें उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुकी हैं, तो बस इतना ही था प्यारे बसाती। अब आते हैं हमने अपने सेकंड डेरिवेशन पे, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, कोई भी रैंडम बिंदु उठा लो, तो भाई यहाँ पे मैं कोई भी एक बिंदु ले ले रहा हूँ, मैं अपना आंख बंद करके, देखो आपकी तरफ आंख करके कहीं भी एक बिंदु रख लूँ, आपकी तरफ आंख करके रख लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपकी तरफ आंख करके यहाँ पे ऐसे कोई बिंदु रख लिया, ये यहाँ पे ऐसे कोई बिंदु ऐसे, ठीक है, एक बिंदु मान लिया, अब इसी बिंदु पर तीव्रता निकाल देते हैं, ठीक है ना, किसी बिंदु पर मतलब समझ गए, कहीं पे कोई एक बिंदु है वहाँ पे हमें तीव्रता निकालनी है। चलो फिर ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई एक बिंदु ले लिया, साफ से बना देते हैं, अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। चलो ये बिंदु पी है, यहाँ पे लगा दिया, थोड़ा सा और आगे ले लें क्या उसे, क्योंकि यहाँ से दूरी एकदम सीधी पड़ जाएगी, अगर यहाँ से दूरी मिलाओगे तो बिल्कुल सीधी पड़ जाएगी, है ना, क्योंकि सीधी हमें लेना नहीं है ना, निरक्षी में लेना है, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, क्या कहते हैं, ले ले, चलो इसी यही लाइन पे लेंगे, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं ताकि आपको लगे भी ना कि सीधी है कि उल्टी है, ये ठीक बिंदु है, ठीक है, थोड़ा सा आगे ले लिया हमने, नहीं तो इससे बिल्कुल सीधा पड़ जाता ना वो बिंदु, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो प्लस क्यू आवेश को मिला दो भाई, प्लस क्यू आवेश को मिला दो, और इसके पहले तो सेंटर को मिलाओ ना यार, पहले तो इसके सेंटर को मिलाओ कि सेंटर से ये दूरी है कितनी, पहले तो सेंटर को मिलाओ, सेंटर से हम कह देंगे भैया आर दूरी पर है, सेंटर से हम कह देंगे भैया कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, कॉस थीटा एंगल, मतलब थीटा एंगल है कुल मिला के, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, कोई भी कोण है, थीटा कोण है, हमें नहीं पता कितना कोण है, थीटा एंगल है, ठीक है, सेंटर से थीटा कोण पर बिंदु पी पर वो बिंदु है, ठीक है। तो लिखोगे कैसे, देखो माना
वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, मिलकर बना है खड़ी पाई। ठीक है, अब द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या लिखोगे, द्विध्रुव के केंद्र O से, केंद्र O से R दूरी पर, R दूरी पर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, की तीव्रता ज्ञात करनी है, खड़ी पाई किसी बिंदु P पर, थीटा कोण पर है, केंद्र से R दूरी पर, ठीक है ना, केंद्र से R दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वो बिंदु थीटा कोण पर हमने मान लिया कि भाई मान लो कि मिलाने वाली रेखा जो है थीटा कोण बना रही है, इतना हम तो मान ही सकते हैं ना। चलो ठीक है सर, अब बताओ जल्दी से, अब इसके कारण भी वही निकालेंगे भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं, ध्यान सुनना कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करते इसमें, फिर कैसे करते हैं सर, देखना ध्यान से, इसमें पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की डायरेक्शन इधर होती है, इसको यहाँ बना दें, चलो तो यहाँ बना देते हैं, मैं यहीं पे बना देता हूँ, तो यहीं बना देता हूँ भाई, देखो ये है P की डायरेक्शन, सभी को दिख रही है P की डायरेक्शन, हाँ सर P की डायरेक्शन दिख रही है, तो ये है P की डायरेक्शन प्यारे बच्चे, ठीक है, नीचे मिटा देता हूँ, ये P की डायरेक्शन, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ P की डायरेक्शन हमने दिखा दी, ठीक है सर। अच्छा, अब P की डायरेक्शन तो इधर है, अगर मैं इसको ही दो घटक में तोड़ूं, दो हिस्सों में तोड़ूं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अगर इसी को मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के हिस्से में तोड़ूं, तो सर एक्स अक्ष और वाई अक्ष कैसे तोड़ेंगे, यहाँ एक्स अक्ष क्या ऐसे बनाएंगे, वाई अक्ष ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे क्या, नहीं प्यारे बच्चे, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, फिर कैसे बनाएंगे सर, देखो दिखाते हैं कैसे बनाएंगे, दिखाते हैं, देखो एक एक्स इसको अक्ष को बनाओ, एक इसको बनाओ, ठीक है, एक इसको बनाओ अक्ष, एक इसको अक्ष ऐसे बना लो, ऐसे अक्ष बना लो, ठीक है, एक ये अक्ष बना लो, एक ये अक्ष बना लो, इस पर 90 डिग्री ऐसे बनेगा ना अक्ष, एक इसको बना लो ऐसे, ये 90 डिग्री, क्लियर, समझ में आया, 90 डिग्री समझ में आया, ऐसे है समझ, हाँ 90 डिग्री तो है, ठीक है, बन गया, देखो हमने ये बना लिया, एक ऐसे 90 डिग्री बिल्कुल एक दूसरे की, क्लियर, ऐसे ऐसे, वी क्रॉस मत समझना, ये 90 डिग्री एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने जैसा बनाया, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जरूरी नहीं है कि ऐसे बिल्कुल सीधा ही बने, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, बट ये क्या है हमारी, ये कोई अक्ष है, ये कोई अक्ष है, दो अक्ष है, दोनों लंबवत हैं एक दूसरे के, इतना जानो, ठीक है, ये इसके लंबवत ये है, ठीक है सर। अच्छा, अगर ये P है तो इस दिशा में इसका घटक तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, P का अगर इस दिशा में घटक तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो भैया इस दिशा में P का घटक अगर आप तोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक है, तो वो बनेगा P cos थीटा, क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो इधर क्या बन जाएगा बाबू, इधर बन जाएगा P cos थीटा, याद रखिएगा, इस दिशा में जो भी घटक टूटेगा P का इस दिशा में घटक टूटेगा वो P cos थीटा, क्यों, क्योंकि थीटा इसके साथ बन रहा है, ठीक है सर। अच्छा, इस दिशा में जो घटक टूटेगा P का इस दिशा में जो घटक टूटेगा, क्योंकि भाई इधर तो थीटा बन गया, इधर क्या बनेगा, आपको याद होगा ना, पीछे हमने E1 cos थीटा, E2 sin थीटा, एक के साथ अगर cos बन गया तो दूसरे के साथ क्या बनेगा, sin बनेगा, याद है, वियोजन का सिंपल तरीका होता है, वियोजन का सिंपल तरीका, एक के साथ cos बनेगा दूसरे के साथ sin बनेगा, ठीक है सर। तो इसके साथ क्या बन जाएगा भैया, इसके साथ बन जाएगा sin घटक, यानी कि ये बन जाएगा हमारा P sin थीटा, दो घटक बनेंगे, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा, क्लियर है सर, बहुत आसान है। तो भैया एक बार इस दिशा में द्विध्रुव को घुमा दो, एक बार द्विध्रुव को इस दिशा में घुमा दो, आपके पास द्विध्रुव तो है ना, ये द्विध्रुव एक बार इस दिशा में ऐसे घुमा दो, एक बार इस दिशा में घुमा दो, ठीक है सर, घुमा देते हैं, जब इस दिशा में घुमाओगे, इसको घुमा दो इस दिशा में, तो घुमा देते हैं द्विध्रुव को इस दिशा में, ठीक है, एक बार द्विध्रुव को इस दिशा में घुमाओ, चलो घुमा दें, द्विध्रुव को यहाँ ला के रखो, यहाँ ला के रखा हमने, यहाँ ला के रखा, ये देखो द्विध्रुव को यहाँ पे ला के रखा, अब अगर द्विध्रुव यहाँ पे है प्यारे बच्चे, तो ये तो इसका निरक्षीय बिंदु हो गया ना,
देखो द्विध्रुव यही ऐसे ही था, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, वो वाला प्लस क्यू इधर आ गया, ये माइनस क्यू ऊपर चला गया, ऐसे करके ऐसे घुमा दिया। तो ये इसके सेंटर से निरक्षीय दूरी हो गई कि नहीं बिंदु पी? ये तो निरक्षीय हो गई प्यारे बच्चे। हाँ ये तो निरक्षीय हो गई, याद है ना निरक्षीय 90 डिग्री कोई बिंदु अभी तो निकाले हो, ठीक है। तो इसके निरक्षीय दूरी पर बिंदु पी पर अगर आप तीव्रता निकालोगे, दिशा किधर होगी बताओ, दिशा किधर होगी भाई, पी की डायरेक्शन तो इधर है। अभी याद करो तीव्रता की दिशा किधर, पी साइन थीटा तो इधर है, तीव्रता की दिशा किधर होती है, इधर नहीं, पी के उल्टा। अगर इसके कारण अगर यहां तीव्रता निकालोगे, ध्यान सुनो, इसके कारण अगर तीव्रता निकालोगे तो पी साइन थीटा अगर इधर है तो तीव्रता तो इधर आएगी ना, उल्टी, पी के उल्टा। तो यहां पर जो तीव्रता आएगी वो इस दिशा में आएगी प्यारे बच्चे, बाहर की तरफ आएगी। किधर आएगी, देखते जाओ देखते जाओ, यहां पर जो तीव्रता आएगी वो इस दिशा में आएगी प्यारे बच्चे, इस दिशा में, बिल्कुल ऐसे। पी साइन थीटा इधर है, तीव्रता ऐसे जाएगी, थोड़ा सा ऐसे और तिरछी होगी क्या, थोड़ा सा और ऐसे। हाँ अब ठीक, बात समझ में आई, पी साइन थीटा। निरक्षीय स्थिति में, अगर निरक्षीय स्थिति अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो पी साइन थीटा के कारण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है तो तीव्रता इसके कारण जो भी आएगी वो इधर आएगी। वैद्युत द्विध्रुव को एक बार ऐसे घुमाओगे तो तीव्रता इसके कारण जो भी आएगी वो इधर दिशा में आएगी, उसे हम बोल देंगे E1, इधर बोल देंगे E1 बोल देंगे। चलो ठीक है सर। अच्छा इसको अगर अक्षीय स्थिति में रखें तो, अक्षीय स्थिति में रखें तो मतलब अगर हम इसको घुमा के ऐसे कर दे, देखो ऐसे घुमा के ऐसे कर दे, ऐसे है, ऐसे कर दे, देखो ऐसे घुमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे घुमा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला चार्ज, यहाँ पे चला जाएगा हमारा ये वाला चार्ज, देख रहे हो आप सभी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला चार्ज, ये था ऐसे घूम गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो ये वाला चार्ज यहाँ आ गया, ये माइनस क्यू हो गया प्यारे बच्चे, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गए भाई साहब माइनस क्यू, और ये हो गए भाई साहब क्या, प्लस क्यू, ऊपर चले गए, ये हो गए माइनस क्यू। देखते जाना प्यारे बच्चे, बहुत आसान है, आप समझ नहीं पाओगे तो ये कठिन लगेगा आपको, लेकिन है बहुत आसान, अपने से डायग्राम बना के कॉपी में करोगे ना तो है बहुत आसानी। एक बार द्विध्रुव ऐसे था, इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की डायरेक्शन इधर थी, थीटा इधर बन रहा था, पी को दो हिस्सों में तोड़ा, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, फिर मैंने इस द्विध्रुव को ऐसे घुमा दिया, पी साइन थीटा तो इधर है, तो इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी, क्योंकि अभी आपने देखा कि जिधर द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी उल्टी दिशा में तीव्रता होती है, तो द्विध्रुव आघूर्ण इधर तो तीव्रता इधर। दूसरा, फिर मैंने दूसरा पार्ट क्या किया, दूसरा पार्ट मैंने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ऐसे घुमा दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ऐसे घुमा दिया, माइनस क्यू चार्ज इधर आ गया, प्लस क्यू चार्ज इधर आ गया। अब ये इसके कारण अगर आप द्विध्रुव ऐसे देखोगे ना तो ये तो इसके अक्ष पे हो गया बिंदु, ये द्विध्रुव तो इसके अक्ष पे हो गया ना ये बिंदु, भाई ये द्विध्रुव ही अगर ऐसे लेट गया, द्विध्रुव भी ऐसे लेट गया, ये तो इसके अक्ष पे तीव्रता आ गई ना बिंदु पी, ये बिंदु पी कहाँ आ गया, इस द्विध्रुव के अक्ष पे आ गया, तो इसके कारण तीव्रता किधर निकालोगे, बाहर की तरफ, इस द्विध्रुव के कारण वहां बिंदु पी पर तीव्रता किधर होगी, बाहर की तरफ, तो यहाँ पर जो तीव्रता की डायरेक्शन आएगी वो किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ। प्यारे बच्चे तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ, हम कह देंगे लो बाहर की तरफ। तो हो गया हमारे पास कितना, उधर हो गया हमारा E2, हम इसे बोल देंगे E2, लो भाई E1 मिल गया और E2 मिल गया। अब E1 और E2 के कारण जो परिणामी तीव्रता निकलेगी वो किधर निकलेगी, परिणामी तीव्रता निकलेगी भैया इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में परिणामी तीव्रता होगी, इन दोनों के बीच में आएगी, जो इन दोनों के कारण निकलेगी। अच्छा इन दोनों के कारण कैसे निकलेगी, इन दोनों के कारण तीव्रता कैसे निकलेगी, E1 और E2 की परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी, इसी को हम E बोलेंगे, इसी को हम E बोलेंगे। तो E1 और E2 की जो परिणामी तीव्रता निकलेगी, प्यारे बच्चे देखना, पहले तो E1 निकालो, E1 क्या निकलेगी, E1 है क्या, पहले तो बताओ E1 है क्या, E1 क्या है प्यारे बच्चे, E1 तो निरक्षीय में था तब तीव्रता थी ना, जब निरक्षीय में था तब तीव्रता थी E1, लिख लेंगे हम E1, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में अगर आप बिंदु P पर तीव्रता निकालोगे तो तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा आपका E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई निरक्षीय स्थिति में जो था ना, निरक्षीय स्थिति में जो था P साइन थीटा था,
तो पी साइन थीटा निरक्षीय स्थिति में, देखो ऐसे, इसके कारण यहाँ पे तीव्रता निकाली जा रही है। तो फॉर्मूला तो याद होगा, निरक्षीय स्थिति में अभी जस्ट निकाले हो, कितना होता है पी साइन पी अपॉन में आर क्यूब, यही तो फॉर्मूला निकाले थे, पी अपॉन में आर क्यूब भी तो निकाले थे। लेकिन यहाँ थोड़ा लॉजिक आ जाएगा, क्या लॉजिक आ जाएगा, यहाँ पे पी है ही नहीं, यहाँ पे पी साइन थीटा है। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव तो निरक्षीय स्थिति में आपने क्या ले रखा है, पी साइन थीटा ले रखा है ना महाराज, तो पी साइन थीटा, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता E1 निकाले हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी साइन थीटा। और दूरी कितनी है भाई, निरक्षीय स्थिति से भी तो दूरी उतनी ही है r, तो यहाँ पे नीचे लिख दोगे आर क्यूब, इतना ही लिखोगे, समीकरण नंबर 1 बना देना। अब देखोगे क्या, अक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता, क्या लिखोगे, अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर तीव्रता। अक्षीय स्थिति में अगर आप तीव्रता निकालोगे तो क्या निकल के आएगा प्यारे साथी, जल्दी बताना, अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या निकल के आएगा, कहोगे सर अक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये तो बड़ा आसान है, फिर तो E2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, E2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताना जरा ध्यान से देखना, अक्षीय स्थिति में कितना, अक्षीय कौन सी है, ये वाली अक्षीय है। जब मैंने विद्युत द्विध्रुव को घुमा के ऐसे कर दिया, ये तो अक्ष पे आ गया, ये बिंदु इसके अक्ष पे आ गया, ये बिंदु P इसके अक्ष पे आ गया द्विध्रुव के। अब जब अक्ष पे आ गया तो सेंटर से ये दूरी कितनी है, r ही तो है, लेकिन यहाँ पे cos थीटा कितना लगा है, P cos थीटा। तो अक्षीय स्थिति में जब तीव्रता निकालोगे तो P की जगह क्या लिखोगे, P की जगह बस लिखोगे P cos थीटा। अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला याद होगा, 2P अपॉन में r क्यूब होता है, लेकिन अब यहाँ पे P की जगह क्या लिखोगे, 2P cos थीटा। क्यों, क्योंकि द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में जो उसका द्विध्रुव आघूर्ण है वो है P cos थीटा। तो क्या लिखोगे, अक्षीय स्थिति में जब तीव्रता निकालोगे तो लिखोगे 2P cos थीटा और नीचे लिखोगे r क्यूब, समीकरण नंबर 2 बना दोगे। अब 1 आ गया, 2 आ गया। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता देखते जाइए कैसे निकालते हैं। परिणामी तीव्रता निकालने का तरीका सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, E बराबर अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर, ये करते हैं प्यारे बच्चे, सीधा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, जो भी E1 है जो भी E2 है उसका स्क्वायर कर दो, परिणामी तीव्रता E निकल आएगी, जो पहले के कारण तीव्रता दूसरे के कारण तीव्रता दोनों का वर्ग का योग। ठीक है, चलो सर कर देते हैं, करके देखते हैं, बड़ा आसान है यार। अंडर रूट में क्या करेंगे, E1 कितना दिया हुआ है, E1 हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r क्यूब, रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन में नीचे क्या r क्यूब, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस में इसका क्या करेंगे E2 का स्क्वायर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा, ये क्या है 2P cos थीटा और नीचे क्या है r क्यूब, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों हमने यहाँ पे कर दिया, देख लीजिए P sin थीटा अपॉन में r क्यूब 2P cos थीटा अपॉन में r क्यूब, इतना हमने कर दिया। अब देखिए कॉमन क्या आ जाएगा भाई, दोनों का स्क्वायर आप कर रहे हो, इसका भी स्क्वायर कर रहे हो उसका भी स्क्वायर कर रहे हो, तो कॉमन कुछ तो आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे स्क्वायर है, देखो स्क्वायर भी है रूट भी है, स्क्वायर भी है रूट भी है, देखो जो जो कॉमन होगा वो तुरंत बाहर आ जाएगा रूट से खड़ाक से, तो क्या आ जाएगा बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा P कॉमन है, P बाहर आ जाएगा, नीचे r क्यूब बाहर आ जाएगा, r क्यूब बाहर आ जाएगा। अंदर कौन कौन फंसा रह गया भाई, जो कॉमन नहीं बचा, जैसे ऊपर साइन थीटा इसका कॉमन नहीं था, इसमें कॉस थीटा था, साइन थीटा था, ये कॉमन नहीं था, तो साइन थीटा बचा रह गया, तो यहाँ पे बचा रहेगा साइन थीटा, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ये बचा रह गया, प्लस में यहाँ पे क्या बचा रह गया, यहाँ पे P बाहर आ गया है तो अंदर फंसा रह गया 2, यहाँ पे 2 था नहीं तो इसलिए 2 हम कॉमन ले नहीं पाए। ठीक है, तो 2 बचा cos थीटा बचा, तो ऊपर 2 cos थीटा बचा, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इतनी सी चीज़ है। अब 2 cos थीटा का स्क्वायर और sin थीटा का स्क्वायर, हम इसको दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी देखते जाना। E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा P अपॉन में r क्यूब, P अपॉन में r क्यूब, और साथ ही साथ रूट के अंदर क्या रखोगे महाराज साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, और 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को तोड़ दो, चार यहाँ पे है ना, देखो कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा को देखो ऐसे लिखो, cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हैं,
4 कॉस स्क्वायर था, हमने कहा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस, 3 और 1 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सिंपल यार, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल है नहीं है, बताओ आप जल्दी से। 4 कॉस 3 कॉस स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 और 1 में तोड़ के हमने लिख दिया। आगे देखो क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में पी अपॉन में आर क्यूब। अच्छा सर आगे क्या करें, आगे तो बहुत आसानी से ख़त्म ही हो गया, अब तो क्या ही दिक्कत है। अब तो सारे बच्चे कर ही लोगे अपने से कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सारे बच्चे जानते हो, पढ़ते आ रहे हो। 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो अंडर रूट में क्या बच गया, 1 प्लस में ये बच गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही होता है प्यारे बच्चे, बस यही होता है, इतना ही है, इतना ही है। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास अच्छी लगी, और अगर कहीं पे कोई भी टॉपिक, कहीं पर कोई भी बिंदु समझ नहीं आया, वीडियो 10 बार देख डालिए, 2 बार देख डालिए, 3 बार देख डालिए, बैक कर करके देखिए, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को, कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिए। दोनों के कारण तीव्रता अच्छी वाला पहले समझा दिए थे, निरक्षीय और किसी भी बिंदु पर तीव्रता हमने अभी बता दिया है। कॉपी पेन निकाल के लिख लीजिएगा, एग्जाम में अगर आए तो बिल्कुल लिख के आइएगा, बिल्कुल छोड़िएगा मत, ठीक है। मंथली एग्जाम होने वाला होगा आपका, और मंथली एग्जाम में ये आ सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मंथली एग्जाम में ये जरूर आएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।